आज से 1 साल पहले मैंने एक डीप डाइव लिखा था, वहां पे मैंने उसमें कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन एक दिन अपने सेलर कमीशन को जीरो कर देंगे, बिल्कुल जीरो, मतलब 1 रुपया भी नहीं लेंगे अपने सेलर से वहां पे सामान बेचने के लिए। अब कुछ लोग मेरे ऊपर वहां हंसने लगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि यार लॉजिक तो बंदा सही बोल रहा है, लेकिन ये तो इनकी सबसे बड़ी कमाई है, कोई अपनी सबसे बड़ी कमाई को आखिर खत्म क्यों करेगा। वेल, इस महीने, जी हाँ, जुलाई 2026 के अंदर फ्लिपकार्ट ने वो बात सच कर दी है। 8 जुलाई को आई न्यूज कि फ्लिपकार्ट ने अपने फैशन के पूरे सेगमेंट के कमीशन को जीरो कर दिया है। कपड़े हो, जूते हो, ज्वेलरी हो, सब पे कितना, जीरो कमीशन। चाहे वो 200 रुपए की कोई टी शर्ट हो या फिर 5000 रुपए की प्रीमियम जैकेट, कोई कमीशन नहीं लगेगा। और यहाँ एक सवाल आता है जो कि आपके दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। कोई भी बिजनेस, लिटरली कोई भी बिजनेस, भला अपनी कमाई का सबसे आसान जरिया खुद ही क्यों खत्म करेगा। ये कोई चैरिटी तो है नहीं। अगर फ्लिपकार्ट ने अपनी कमीशन छोड़ दिया है तो फिर पैसा कहीं से तो आ ही रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, पैसा आ रहा है, पहले से भी ज्यादा आ रहा है। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको असली खेल समझ आ चुका होगा। और वो खेल इतना ज्यादा सिंपल है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई साहब ये तो क्रेजी हो गया। और ये मैं क्रेजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से देखने पे जेनरोसिटी जैसा लगता है कि यार कितने बढ़िया लोग हैं ये लोग। तो दोस्तों, खेल की शुरुआत वहां होती है जब आप फ्लिपकार्ट के फाइनेंशियल्स के अंदर एक लाइन को पढ़ते हैं। FY25 में फ्लिपकार्ट की एडवर्टाइजिंग से आने वाली जो कमाई थी वो थी 6317 करोड़ रुपए। एक कंपनी जिसे आप एक शॉपिंग ऐप समझते हैं, चुपके से एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बन चुकी है। और यही वो क्लू है जिससे पूरा का पूरा खेल खुलने लग जाता है। तो चलिए पहले बेसिक्स को जरा समझते हैं। एक मार्केट प्लेस आखिर काम कैसे करता है। फ्लिपकार्ट खुद सारा सामान नहीं बेचता है, वो एक बाजार है, मतलब एक मंडी, जहाँ पे लाखों दुकानदार अपना स्टॉल लगा करके बैठे हुए हैं। और अब तक फ्लिपकार्ट ने हर एक सेल पर एक कट लिया है, कभी 10%, कभी 15%, कभी 25%, जो भी। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार ये तो ठीक है, अब इनका बिजनेस है, मंडी का किराया लगता है, वैसे इनका भी है। और आप सही सोचते हैं, यही तो नॉर्मल बिजनेस होता है। लेकिन ये कमीशन एक और चीज भी कर रहा था, ये एक दरवाजे की तरह ऐड करता था। 10 से 15% का हम कमीशन माने, वेल ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छे खासे सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेटेड हैं और उनके बिजनेस में इतना मार्जिन है तो वो ये खेल खेल लेते हैं। बट अच्छे खासे सेलर्स ऐसे भी होते हैं कि बॉस वो इतना बड़ा कट देना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अब जरा इसी नजरिए से सोचो कि जहाँ पे कमीशन जीरो हुआ तब क्या होगा। वो जो दरवाजा लगा हुआ है वो टूट जाएगा और सडनली लाखों नए सेलर्स, वेल, वो इस मार्केट के अंदर घुसने लगेंगे। और यहाँ से असली गेम की शुरुआत होती है। तो हम थोड़ी देर में सब कुछ ये सब डिकोड कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, नवंबर 2025 में फ्लिपकार्ट ने सबसे पहली बार अपना कमीशन हटाना शुरू किया था। 1000 रुपए से सस्ते हर प्रोडक्ट पे। उन्होंने खुद कहा था कि इससे सेलर्स का खर्चा 30% तक गिर जाएगा। फिर मार्च 2026 में अमेजॉन इंडिया ने भी बिल्कुल यही का गेम खेला। 12.5 करोड़ प्रोडक्ट्स के ऊपर कमीशन जीरो। अमेजॉन ने कहा सेलर्स की फीस 70% तक बच जाएगी इससे। जरा सोच के देखो, इंडियन ई कॉमर्स जो दो कंपनियां पूरी तरह से बनाती है, उन दोनों ने कुछ ही महीनों के अंदर एक जैसा काम किया। और जब दो दुश्मन अचानक से एक जैसा दान पुण्य वाला काम करने लग जाएं, तो भाई साहब समझ लो दान पुण्य नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी आखिर है क्या, अब ये समझना हो जाता है इंपॉर्टेंट। याद है मैंने क्या कहा था कि फ्लिपकार्ट अब एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बन चुकी है। अब दो नंबर्स को जरा ध्यान से साथ में रखो। FY25 में फ्लिपकार्ट की मार्केट प्लेस से जो कमाई थी वो थी 7,751 करोड़ और एडवर्टाइजिंग से कितनी थी, 6,317 करोड़। ऊपर से लगता है कमीशन। अब अगर ऊपर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि यार कमीशन इनकम तो अभी भी ज्यादा है, वो तो जीत रही है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि यार कमीशन एक गंदा महंगा बिजनेस है। मतलब वेयर हाउसिंग, ट्रकिंग, डिलीवरी बॉय, रिटर्न्स, कस्टमर केयर, ये सारे खर्चे वहां पे बहुत कुछ होता है भैया। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताता कि कमीशन वाली जो कमाई है उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, उससे इतनी कोई खास बचत नहीं होती है इनकी। रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर बिजनेस की तरह है। एक सेलर को सर्च में ऊपर दिखाने के लिए फ्लिपकार्ट को ना कोई ट्रक चाहिए, ना कोई वेयरहाउस, ना कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप न्यूज में पढ़ोगे तो एडवर्टाइजिंग वाला जो ये बिजनेस है, इसका मार्जिन 85 to 95% तक चले जाता है। मतलब कमीशन की 1 रुपए की कमाई और एडवर्टाइजिंग की 1 रुपए की कमाई, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। एडवर्टाइजिंग का 1 रुपया प्रॉफिट में कमीशन के 4-5 रुपए के बराबर इफेक्ट ला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे टॉप लाइन के मामले में कमीशन थोड़ा आगे हो, लेकिन असली मुनाफे की रेस में एड्स कब का कमीशन की इनकम को ओवरटेक कर चुके हैं। और यही कारण है कि FY25 में फ्लिपकार्ट का नुकसान 37% तक गिरा। एंड हाँ भाई हाँ, अब वो दरवाजे वाली बात जो है वो अब समझ में आने लग गई होगी। कमीशन को हटाओ, लाखों सेलर्स को अंदर लाओ। अब एक कस्टमर ब्लैक टी शर्ट सर्च करता है, उससे 10,000 एक जैसी टी शर्ट दिखाई देती हैं। इन 10,000 में से सबसे ऊपर कौन सा दिखेगा, सिर्फ वो जो कि फ्लिपकार्ट को पैसा देगा। किस चीज के लिए पैसे, ऊपर दिखने के लिए। लिस्टिंग फ्री हो गई है लेकिन दिखना वो फ्री नहीं है, रादर वो और महंगा हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि सब्जी मंडी में एंट्रेंस के सामने वाली जो गली होती है उसके जो रेंटल होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, और वो वाली जगह मिलती उसी दुकानदार को है जो कि आड़तिये को सबसे ज्यादा पैसे देता है। सो ओवरऑल यहाँ पिक्चर क्या बनती है कि फ्लिपकार्ट ने हर सेल के ऊपर लगने वाला छोटा सा जो अपना टैक्स था उसको गायब कर दिया, बल्कि जो प्रोडक्ट के दिखने पे लगने वाला बड़ा टैक्स है उसके ऊपर पूरा अपना फोकस कर दिया है। अब 1 मिनट जरा रुकिए,
और इस बात को जरा सा महसूस कीजिए। आप रियलाइज करेंगे कि यार अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलर थे तो पहले आप एक ऐसे दुकानदार थे जो कि सामान बिकता था तो आप थोड़ा सा कुछ उसका हिस्सा किराए के तौर पे देते थे, बट अब आप एक दुकान है जो कि आपका सामान बिके या ना बिके उससे मतलब नहीं है, आपका सामान दिख रहा है तो रोज आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल चेंज नहीं हो रहा है, रादर फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा मूव खेला है जिसके कारण कितने ही लाखों सेलर्स का बिजनेस मॉडल चेंज होगा एंड उनको शायद इसका भी एहसास भी नहीं है। बट दोस्तों इसी बात पे अब जरा एक और बात मैं बोलूंगा। टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ बिल्कुल 100% सत्य होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो कि इसके पीछे छुपी हुई हैं, जो कि शायद आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो आज हम उस बात को जरा बदल देते हैं। सबसे पहली वजह क्या है? डेटा। आज के दिन पूरी की पूरी जो दुनिया वो कुकी लेस हो रही है, मतलब गूगल और ब्राउजर्स पे वो जो छुपी हुई ट्रैकिंग होती है ना, कि यार आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, किस तरह की चीजें आप डेटा के फॉर्म में कंज्यूम करते हो, सब कुछ वो ट्रैकिंग बंद होनी शुरू हो गई है। एक एक करके हर प्लेटफॉर्म इसकी तरफ जा रहा है। इस दुनिया में फ्लिपकार्ट के पास वो जो अच्छी खासी चीज होती थी, वो जो डेटा था जो गूगल उनको देता था, मेटा उनको देता था, वो सारी चीजें अब कम होती जा रही है। आपका असली खरीदने का डेटा, आपका सर्च किया हुआ डेटा, आपकी कार्ट में क्या डाला नहीं डाला किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो सब कुछ एक एक करके फ्लिपकार्ट के हाथ से निकल रहा है, अमेजॉन के हाथ से निकल रहा है। एंड टू बी वेरी क्लियर, ये जो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी होती है या फिर जितने भी ब्रांड्स उन पे सेल करती हैं, उन सबके लिए जो डेटा है ये प्रीमियम होता है, ये बहुत ज्यादा गोल्ड माइन की तरह है। तो ये था हमारा पहला कारण, लेकिन यहीं पे आती है दूसरी वजह। ये एक डिफेंसिव मूव भी है। मीशो ने अपनी पूरी की पूरी कहानी एक ही बात पे खड़ी की है कि सेलर्स के लिए सबसे सस्ता घर है, क्योंकि जीरो कमीशन का मॉडल है। एंड इसी के कारण फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत भी आई थी। इन्होंने अपना खुद का एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया था मीशो से लड़ने के लिए, जिसका नाम था शॉप्सी। प्लेटफॉर्म आज भी चल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मीशो के स्केल पे नहीं आ पा रहा है एंड वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि यार एक नए प्लेटफॉर्म पे इतने सारे नए लोगों को लेके आना, उससे अच्छा है अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसी पे कमीशन कम कर दो और इसी को मीशो के एकदम रेलेवेंट बना दो। और यहीं पे आता है दोस्तों तीसरा कारण। आप जरा इस बात को सोचो कि यार फैशन ही क्यों? आखिर वो 1000 रुपए की लेट लिमिट क्यों लगाई थी इन्होंने और अब उसको हटाया क्यों है? पुरानी जो 1000 रुपए वाली लिमिट थी, वो वॉल्यूम को पकड़ रही थी कि सस्ता सामान ज्यादा बिके, ऐसा वहां पे काम करना है। अब वो लिमिट हटा दी है तो निशाना जो है वो पूरी तरह से बदल करके ऑर्डर की वैल्यू पे आ गया है। 5000 रुपए की जैकेट बेचने वाले के पास अब पूरा का पूरा मार्जिन इससे बचेगा, और बड़े मार्जिन का मतलब है कि बड़ा मार्केटिंग बजट उसके हाथ में होगा। कि बिजनेसेस इस तरह से देखते हैं कि यार जिस चैनल से मेरी कमाई बढ़ रही है उसके ऊपर मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। फ्लिपकार्ट यही चाहता है कि सेलर वो पैसा कमाए ताकि वो उसे वापस फ्लिपकार्ट के ऊपर ही एड्स में लगाए, क्योंकि फ्लिपकार्ट उसे कमाई लाके दे रहा है। तो इस पूरे खेल में पिस्ता कौन है? छोटा सेलर, क्योंकि खुश तो हो रहा है कि यार कमीशन जीरो हो गया। उसका मैथ लेकिन देखो, पहले वो 100 रुपए के ऑर्डर पे 12 से 13 रुपए का कमीशन देता था। एक बार हुआ, खत्म कहानी, हर प्रोडक्ट पे इतना दे दो। पर ये सिर्फ तब देना पड़ता है जबकि उसका सामान बिक रहा था। अब कमीशन लेकिन जीरो हो गई है, लेकिन दिखने के लिए उसे एड्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और एड्स का पैसा उसे तब भी देना पड़ेगा जब उसके खाली क्लिक आ रहे हैं लेकिन कोई उसका सामान नहीं खरीद रहा है। अब बात को समझ रहे हो? पहले वो सिर्फ तब पैसे देता था जब एक्चुअल में सेल होती थी प्लेटफॉर्म पे। अब सेल होते होते रह गई, तब भी उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ मैं एक बात कहूंगा जिसपे कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। मेरे हिसाब से छोटे सेलर्स के लिए जीरो कमीशन एक ट्रैप की तरह भी ऐड कर सकता है, पहले से ज्यादा महंगा भी उन्हें पड़ सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, इससे तो कंपटीशन और बढ़ेगा, छोटे ब्रांड्स को और मौका मिलेगा। वेल, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। वो एक्चुअल में जब इकोनॉमिक्स प्ले आउट होंगी तो हमें दिखेगा। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, मैं सही हूं या फिर मैं कुछ और मिस कर रहा हूं। वुड लव टू लर्न। अभी के लिए लेकिन थोड़ा सा ठहर के सोचिए। आपको इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि मैंने 1 साल पहले प्रेडिक्शन की थी, और शुरू में हमने एक सवाल भी पूछा था कि कोई बिजनेस अपनी कमाई को खुद ऐसे कैसे खत्म कर सकता है। अब दोनों जवाब सामने हैं आपके। उन्होंने अपनी कमाई को खत्म नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपनी कमाई को बदल दिया है। फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन हो, वो किसी दुकान के फॉर्मेट से हट करके अब जमीन के मॉडल पे आ गए हैं। मतलब एक डिजिटल रियल एस्टेट जहां दुकानें लगती हैं और जमीन का जो मालिक होता है वो डिसाइड करता है कि बॉस किसको कौन सी वाली जगह पे विजिबिलिटी मिलेगी, कौन कहाँ पे अपनी दुकान लगाएगा जिससे ज्यादा ट्रैफिक उसके पास आए। और वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि भैया किराया कौन ज्यादा दे रहा है, हर स्टॉल के लिए अलग रेट चलेगा। आप बात समझ रहे हो? हर दिन का अलग रेट, अलग हिसाब किताब। ये है असली गेम, और ये इंडियन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा शिफ्ट है। वही शेल्फ, वही सामान, लेकिन बिल्कुल अलग बिजनेस। तो इससे पहले कि आप अगली बार सर्च करें कुछ भी फ्लिपकार्ट पे जाकर के, याद रखना जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो इसलिए नहीं दिख रहा है शायद कि वो सबसे अच्छा है, शायद वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पैसा शायद दिया होगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप शायद अब सिर्फ और सिर्फ एक शॉपर नहीं रहे हैं, बल्कि आप एक प्रोडक्ट बन चुके हैं जिसे अटेंशन के लिए बेचा जा रहा है। और जिस दिन ये सारी की सारी बात आपको दिखना शुरू हो जाएगी, उस दिन से आप सर्च पेज पर दोबारा बिल्कुल पहले की नजर से नहीं देख पाओगे।
बट एनीवेज, मैंने भी आपको जो कुछ भी यहाँ पे बताया, इसका एक और पहलू है जो कि और भी ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा शॉकिंग भी है। मैंने कहा ना कि फ्लिपकार्ट के पास आपका असली परचेज डेटा है। वेल, वो एग्जैक्टली कैसे, किस दाम पे, किन ब्रांड्स को कैसे उस डेटा को यूज करने के लिए देते हैं, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म ये अपने आप में इतना क्रेजी है। तो आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप चाहते हो हम वो वाला डीप डाइव भी आपके लिए लेके आए, और आपको इंटरेस्ट लगता है हम उसके ऊपर काम आज ही चालू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए ये डीप डाइव यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुद्रा और आपसे जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.